गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो 12th क्लास का जो चैप्टर है ग्रामर, लास्ट ईयर सिलेबस तक हमारे इंग्लिश में ग्रामर नहीं थी। अब की बात कुछ न्यू टॉपिक जुड़े हैं, उसमें पहला बिंदु होगा वो होगा क्लोज। पहला बिंदु होगा वो होगा क्लोज। ये आपकी एग्जाम में आएगा, 12th एग्जाम होगी, उसमें क्या है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा। उसमें पहला बिंदु जो ग्रामर के यदि हम 4 बिंदु जुड़े हैं, पहला होगा क्लोज, दूसरा सिंथेसिस और तीसरा, पहला क्लोज, दूसरा सिंथेसिस, तीसरा फ्रेजल वर्ब और चौथा प्रीपोजिशन। ये 4 बिंदु जुड़े हैं जो 2-2 नंबर के हैं। 8 नंबर के अर्थात इतने सालों तक लास्ट ईयर, उससे पहले भी एनसीईआरटी जो सिलेबस चलता था उसमें क्या नहीं था, ये ग्रामर पोर्शन नहीं था। एनसीईआरटी सिलेबस में भी नहीं था, आरबीएससी में भी नहीं था। अब की बार ये न्यू टॉपिक जुड़ा है क्लोज। क्लोज जैसे मान लो कि हर स्टूडेंट ने क्या किया, 10th क्लास लेवल तक पढ़ा है क्लोज, लेकिन हमने 10th क्लास लेवल तक बस इतना ही आता था कि क्लोज होता क्या है और रिलेटिव क्लोज कौन से होते हैं उसके बारे में, जैसे मान लो हु है, वेयर है, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब इससे थोड़ा विस्तृत रूप हो गया। अब देखो, फर्स्ट बात तो क्लोज बोलते किसको, पहला हमारा ये कथन होगा कि क्लोज बोलते किसको। ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए कि क्लोज किसको बोलते हैं। देखो, क्लोज वाक्य का एक बड़ा भाग होता है। देखो, जनरली सी बात हर स्टूडेंट के समझ में आनी चाहिए। हम डेफिनेशन पे न जाके मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगी कि क्लोज बोलेंगे किसको। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज एक वाक्य का एक बड़ा भाग होता है जिसमें खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब जैसे मान लो कि हर स्टूडेंट के लिए ये वर्ड नया है, मतलब ये वर्ड तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेडिकेट हर स्टूडेंट के लिए नया है, लेकिन यदि आप जैसे मान लो कि कोई इंग्लिश मीडियम वगैरह के बुक उठाओगे, ये न्यू मतलब जो मॉडर्न इंग्लिश में बदला हुआ है, जो जैसे मान लो कि हर चीज़ में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता गया है, तो इसमें एक चेंजमेंट ये भी किया है कि मतलब हमारी बुकों में, हिंदी मीडियम की बुकों में ये प्रेडिकेट वर्ड बहुत ही कम यूज किया जाता है। इंग्लिश मीडियम की बुकों में जैसे 3rd 4th 5th में देखोगे तो भी आपको ये वर्ड मिल जाएगा, प्रेडिकेट वर्ड मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है हिंदी मीडियम की, चाहे आप 10th लेवल की पढ़ो, 9th की पढ़ो, 8th की पढ़ो, उसमें प्रेडिकेट वर्ड बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि हम क्या जनरली हमें डिफाइन करना पड़ता है हर वर्ड को कि ये वर्ड यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे शुरुआत में आता सब्जेक्ट, सेंटेंस के बराबर आगे, सब्जेक्ट के बाद में जो भाग बचा हुआ रहता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। उसमें जैसे ऑब्जेक्ट भी आ गया, अदर पार्ट भी आया वहाँ पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग, आई एम ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग, आई एम ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग। तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हो गई वर्ब और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। इन द मॉर्निंग क्या बच गया, इन द मॉर्निंग क्या बच गया, तो क्या है, इन द मॉर्निंग को हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस का अदर पार्ट है। हम क्या बोलते हैं, ये सेंटेंस का अदर पार्ट बचा हुआ है। तो ये क्या है, इसमें क्या किया गया है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में जितना भी पार्ट बच जाता है वो पूरे के पूरे इसको अलग से डिफाइन न करके, जैसे ऑब्जेक्ट है, ये अदर पार्ट है, ये न करके डायरेक्टली उसको लिख दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये तो आ कि हमारी ये क्लोज की डेफिनेशन कि क्लोज इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो, शुरुआत में आते हैं ये, मतलब हमें 2 पार्ट दिए हुए थे। क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लोज वाक्य का एक बड़ा भाग होता है जिसमें स्वयं का क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक सेंटेंस लिख दे, उसमें सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट क्या है, तब आपके सामने ये दुविधा नहीं आनी चाहिए, ये जितना पार्ट बच गया तो हम डायरेक्टली इसमें से बोल सकते हैं
हम हमारी तरीके से डिफाइन ना करके डायरेक्टली ये बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे मानो कि अदर जो भी आपके पास जो भी सेंटेंस आ गया, तो आपको जैसे मानो कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, यदि नाउन आ रखी है तो नाउन को मानो सब्जेक्ट, यदि प्रोनाउन आ रखा है तो प्रोनाउन को सब्जेक्ट मान लिया, तो वो तो आ गया सब्जेक्ट की गिनती में। आगे पूरा का पूरा जो पार्ट बच रखा है हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब आगे देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जनरली आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जनरली आप हिंदी में पढ़ा होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कि साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। उसी प्रकार से हिंदी में, इंग्लिश में भी होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तीन सेंटेंस होते हैं, वो हिंदी के होते हैं, वो हिंदी अनुवादित नाम हो जाएंगे, जैसे साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इंग्लिश में उनको क्या बोलेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कि ये वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये नाउन क्लोज है, नाउन से पहले यदि किसी क्लोज का प्रयोग किया गया है, कोई संज्ञा आई हुई है, तो ये उससे संज्ञा से पहले यदि जिस क्लोज का आ गया, संज्ञा से पहले यदि कोई क्लोज है जिसके माध्यम से ऐड किया गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये नाउन क्लोज आया हुआ है, ये जैसे रिलेटिव क्लोज आया हुआ है, ये टाइम क्लोज आया हुआ है, टाइम को निरूपित करने के लिए जो क्लोज आएगा वो टाइम क्लोज होगा, नाउन को निरूपित करने के लिए जो क्लोज आएगा वो नाउन क्लोज होगा। और जैसे रिलेटिव क्लोज हो तो वो तो हम 10th क्लास में पढ़े थे, हु का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, व्हाई का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, जिस प्रकार से वो पढ़ा था वो क्या थे, रिलेटिव क्लोज बोला जाता है, अर्थात हम उनको बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। अब देखो कि पहला इसमें है सिंपल सेंटेंस। अर्थ होता है इसका साधारण वाक्य। अर्थ क्या होता है, साधारण वाक्य। इसको क्या बोला जाता है, साधारण वाक्य बोला जाता है। देखो होता क्या है, एक साधारण वाक्य में एक साधारण मुख्य वाक्य होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। उसे साधारण वाक्य कहते हैं। एक साधारण वाक्य है जिसमें एक क्या है, मुख्य उपवाक्य है, जिसको जैसे मान लो कि आगे बताऊंगा मैं कि उसमें क्या होता है कि एक तो होता है मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं, मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट का जैसे मेन का अर्थ होता है मुख्य उपवाक्य, मेन क्लोज का अर्थ होता है मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लोज का भी होता है प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य, दोनों एक ही चीज है, प्रिंसिपल क्लोज बोल दो या मेन क्लोज बोल दो। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, हम बोलते हैं एक जनरली हम वर्ड यूज करते हैं डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, किसी पे निर्भर होना, तो डिपेंडेंट होता है ये निर्भर रहता है, किस पे रहता है, मेन क्लोज पे। मेन क्लोज के बगैर या प्रिंसिपल क्लोज के बगैर इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, या अर्थात हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो कि डिपेंडेंट क्लोज का मेन क्लोज के बगैर कोई अर्थ नहीं निकलता है। साधारण वाक्य हम लिखना चाहें, आई लाइक टू वर्क हार्ड, कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे, यदि जनरल सेंटेंस लिखेंगे वो क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। अब देखो कोई यदि इसमें से यदि आपको पूछ
पूछ ले तो हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये मतलब यदि मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब यदि यहाँ पे नाउन आ गया, जैसे मतलब राकेश नाम आ गया, मोहन आ गया, सीता आ गया, गीता आ गया, जो भी नाम आ गया, तो मतलब नाउन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे प्रोनाउन जरूरी नहीं आई आया हुआ, ही आ सकता है, यू आ सकता है, भी आ सकता है, दे आ सकता है। नाउन भी जरूरी नहीं है सिंगुलर भी आए, नाउन जरूरी नहीं है सिंगुलर। मैंने बोला नाउन, नाउन तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है भाई। संज्ञा तो हम मान सकते हैं नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्यों, वो तो प्लूरल में, गर्ल्स भी आ सकता है, तो वो भी एक संज्ञा है, वो भी एक संज्ञा है। यदि आपके यहाँ पे संज्ञा आ रखी है या कोई प्रोनाउन आ रखा है तो हम उसको क्या मानेंगे, ये तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी तो पार्ट बच रखा है वो प्रेडिकेट हो रखा है। यदि हम साधारण सेंटेंस की यदि बात करें तो कि साधारण सेंटेंस वो होता है जो अपने आप में उसमें क्या है होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है जिसके स्वयं का क्या होता है, स्वयं का सब्जेक्ट होता है और स्वयं का प्रेडिकेट होता है, उसको क्या बोला जाता है, साधारण वाक्य बोला जाता है। अर्थात हम मान सकते हैं वो अपने आप में अपना कंप्लीट अर्थ रखता है या अपना पूर्ण अर्थ रखता है, उसको क्या बोला जाता है, साधारण वाक्य बोला जाता है। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा मिश्र वाक्य। इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है जटिल वाक्य। हिंदी में आपने तीनों पढ़े हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे। साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो यह होता है साधारण, सॉरी मिश्र वाक्य बोल सकते हैं या जटिल वाक्य बोल सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, कम से कम एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है मिश्र वाक्य में, क्या होता है, एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और एक क्या होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। When she reads it, अब देखो सेंटेंस क्यों लिखा है वो बताऊं मैं आपको। पहले सेंटेंस क्यों लिखा, हमने डेफिनेशन वगैरह समझाए हुए, हमने लिख दिया सेंटेंस। सेंटेंस के माध्यम से हम इसके डेफिनेशन को सीखेंगे। अब देखो मैं इसके डिफाइन कर देता हूं अलग अलग। इसको डिफाइन कर दिया, ए स्टूडेंट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, इस सेंटेंस का क्या है, प्रेडिकेट लिख रहा हूं मैं, पी लिख दिया, प्रेडिकेट है। ये यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रेडिकेट। ऑन द अदर एंड ऊपर अब डेफिनेशन पे आना है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और कम से कम एक क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। अब यदि हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये देखना मैं क्या लिख रहा हूं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तो हो गया मेन क्लोज, या हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज।
अब देखो ऊपर जो बात लिखी है, मिश्र वाक्य में क्या आता है, एक मुख्य उपवाक्य आता है, मतलब एक मुख्य उपवाक्य आया हुआ है, और एक क्या होता है कम से कम एक, मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम एक क्या आना चाहिए, डिपेंडेंट क्लोज आना चाहिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है आश्रित उपवाक्य बोला जाता है, कि आश्रित उपवाक्य आना चाहिए। अब देखो कि ये मेन क्लोज होता क्या है और ये डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। मेन क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। मैं ये बात जब बताई थी कि मेन क्लोज वो होता है जो अपने आप में उसका खुद का जो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, अपने आप में स्वयं का कंप्लीट अर्थ रखता है, अपने आप में स्वयं का कंप्लीट अर्थ रखता है। और डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो किसके सहारे पे चलता है, मेन क्लोज के सहारे पे चलता है, इसके बगैर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसके बगैर कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखो मैं आपको बताऊं कि इसमें ए स्टूडेंट लर्न्स होगा, लर्न्स इंग्लिश, एक विद्यार्थी है, हिंदी प्यारे आप सीखना, एक विद्यार्थी इंग्लिश सीखता है वह जब सी रीड्स इट, जब वह इसको पढ़ती है। एक विद्यार्थी स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं, कि वो एक विद्यार्थी एक लड़की वो इंग्लिश सीखती है, कब सीखती है, जब वो उसको पढ़ती है। अब देखना ये अपने आप में अर्थ रखता है पूरा, ए स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश, एक विद्यार्थी अंग्रेजी सीखता है, मतलब लड़का या लड़की अंग्रेजी सीखता है। अब यदि इसको हटा दें, अब इसका सी रीड्स इट, वह पढ़ती है, वह इसको पढ़ती है, किसको पढ़ती है, यदि ये इधर नहीं होगा तो हम इसका अर्थ ही नहीं लगा पाएंगे। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं उस सेंटेंस को वही छोड़ दो, अब देखो मैं यहाँ पे यही सेंटेंस दोबारा लिख रहा हूँ, सी रीड्स इट, यदि हम इसका अर्थ लगाएं, इतना ही हमारे पास सेंटेंस आया हुआ है, इसका अर्थ लगाएंगे तो वह इसको पढ़ती है, मतलब हमें यह नहीं पता चल रहा कि किसको पढ़ती है, हमें यह नहीं पता चल रहा किसी भी स्टूडेंट को कि यदि हम उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता नहीं चल रहा कि वो किसको पढ़ रही है। लेकिन यदि इसके साथ में क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है या मेन क्लोज है, तब हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस आते हैं, हम देख लेंगे आगे सेंटेंस, मतलब ये किसको पढ़ती है, इंग्लिश को पढ़ती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल या मेन क्लोज के बगैर डिपेंडेंट क्लोज होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात हम इसकी यदि डेफिनेशन पे जाएंगे, यदि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य वो होता है जिसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है या मेन क्लोज होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य उपवाक्य, और उसके साथ में क्या कम से कम क्या होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट क्लोज या आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं। ये कौन से सेंटेंस का एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, अर्थात बोल सकते हैं ये क्या है, मिश्र उपवाक्य है, उसको बोला जाता है मिश्र उपवाक्य। आगे देखो अगला 3 नंबर, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त, मतलब हमारे 3 सेंटेंस हुए, पहला था साधारण वाक्य जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, दूसरा था मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य, वो हिंदी में भी होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। देखो इसमें देखो ऐसे वाक्य कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म से न बनकर
ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में कम से कम दो मुख्य उपवाक्य। यदि हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं ऐसे जो वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, दो मुख्य उपवाक्य होंगे, इसमें क्या नहीं होगा, डिपेंडेंट क्लोज नहीं होगा, मतलब आश्रित उपवाक्य नहीं होगा। यदि आप इस सेंटेंस में को देखो कि उसमें आश्रित उपवाक्य आ रखा है, आश्रित उपवाक्य आ रखा है, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, न कि कंपाउंड सेंटेंस। देखो इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल आया हुआ है, मेन प्रपोजेज एंड वो डिस्प्रपोजेज। इसमें देखो ये है, इसको हम बोल सकते हैं ये तो कंजंक्शन, मतलब कैंट आया, बट आया, दैट आया या WH वर्ड आ रखा है तो उसको तो हम कंजंक्शन मानेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, ये सभी क्या है, कंजंक्शन आएंगे। मतलब इनका काम ये होता है एक से दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं। इनकी हेल्प के बगैर हम क्या नहीं कर सकते, दूसरे सेंटेंस को एक दूसरे में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वो ये हमारी हेल्प करते हैं एक से दूसरे सेंटेंस को ऐड करने में। अब देखो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस क्या है, मेन क्लोज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मुख्य उपवाक्य बोल सकते हैं, ये भी मेन क्लोज है। क्यों है, मतलब यदि हम इस सेंटेंस को एंड से नहीं जोड़ेंगे, मतलब इतना ही सेंटेंस रखा तो भी इसका अर्थ नहीं कर रहा है। यदि इस सेंटेंस का इससे नहीं ऐड कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ नहीं कर रहा है। कि मतलब जनरल सी बात ये ध्यान में रखो कि डिपेंडेंट क्लोज वही होगा जिसका मेन क्लोज के बगैर अर्थ नहीं निकलता। कि मेन पर्पज, मेन है आदमी, आदमी में सभी आ गए, जितनी भी मनुष्य प्रजाति है, तो वो क्या है, प्रस्ताव रखता है, और वो डिस्पोजेस, और भगवान उसको नकार देता है। तो ये भगवान नकारता है, अरे व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, तो इसमें ना तो ये इस पे डिपेंडेंट है ना ये इस पे डिपेंडेंट है। अरे ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक बात नोटेट करके रखते हैं कि जो मेन क्लोज है वो पहले आएगा और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो बाद में आएगा। ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज तो पहले आ जाता है और मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं वो क्या आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। आगे देखो, हमारा इसमें पहला बिंदु बनेगा नाउन क्लोज। एक नंबर बिंदु चलता है हमारे नाउन क्लोज, जिसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञा उपवाक्य, जिसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञा उपवाक्य। नाउन यानी संज्ञा होती है, क्लोज यानी क्या होता है, उपवाक्य। तो कभी भी आपने देखा हम बोलते हैं तो सेंटेंस, एक बोलते हैं क्लोज। सेंटेंस क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट रखता है। उपवाक्य होता है वो क्या होता है, उप यानी थोड़ा अलग उससे, किससे, सेंटेंस से, वाक्य से, मतलब वो अपने आप में अपना कंप्लीट अर्थ नहीं रखता। वो क्या होता है, उपवाक्य होता है। मतलब एक सेंटेंस, यदि हम बोल रहे हैं कंप्लीट सेंटेंस, इसका मतलब वो कंप्लीट है, उसमें कोई एडेड नहीं है। यदि उपवाक्य मतलब एक सेंटेंस में जो है दो उपवाक्य जुड़ सकते हैं, तीन उपवाक्य जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ के क्या हो सकता है, एक सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। नाउन क्लोज में देखो, नाउन क्लोज ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका स्वयं का सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट होता है।
होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है, और ये क्या है, संज्ञा के रूप में कार्य करता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। क्योंकि आपके अलग अलग क्लोज चलेंगे, टाइम क्लोज आएगा तो उसमें क्या होता है, ऐसा वाक्य होगा जो किसके लिए नियोजित होता है, टाइम के रूप में कार्य करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम क्लोज बोलेंगे। रिलेटिव क्लोज आएगा जिसमें क्या होगा, WH वर्ड वगैरह ऐड होंगे। अब इनमें कंजक्शन भी वही है जो नाउन के लिए जो कंजक्शन ऐड हो सकते हैं। नाउन के लिए जो कंजक्शन, जैसे मान लो ऊपर हम जो सेंटेंस पढ़ रहे थे वो सेंटेंस के टाइप थे, उसके बाद में आगे जब हम देखो इसका पहला पार्ट देखा है वो है नाउन क्लोज। अब इसमें वही कंजक्शन ऐड होंगे जो नाउन के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई कंजक्शन यूज नहीं कर सकते। टाइम क्लोज होगा तो टाइम क्लोज में टाइम को निरूपित करने वाले जो कंजक्शन होंगे उन्हीं की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम आश्रित उपवाक्य आएगा, या जैसे मान लो कि हम उसको डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं। और जो मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसको दोनों को यदि हम ऐड कर रहे हैं या दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम किसके माध्यम से करेंगे, वो ही कंजक्शन होगा जो किसको टाइम को निरूपित करे। वहां पे हम अपनी मर्जी से किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। अब देखो वहन है, WHEN, वहन कौन से टाइम पॉइंट होता है उसको निरूपित करने वाला कंजक्शन होता हो, तो टाइम पॉइंट आएगा यहाँ पे, अर्थात हम पढ़ रहे हैं टाइम क्लोज पढ़ेंगे, तब उस टाइम में क्या होगा, जो वहन है या जैसे मान लो कि अदर जो भी कंजक्शन है उनका प्रयोग किया जाएगा। अब ये है जो नाउन क्लोज है, इसमें डेट वगैरह इनका यूज होगा। इसमें पहला पार्ट देखो, ए पार्ट में देखो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। इसके भी अलग अलग पार्ट बने हुए थे। ये कंजक्शन क्या होता है, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं इनकी ज्यादातर जो शुरुआत होती है वो हमारी जो वर्ब आएगी, सेंटेंस की जो वर्ब आएगी जस्ट उससे पहले किया जाता है, अर्थात हम मान सकते हैं सेंटेंस के शुरुआत में भी इसका यूज आ सकता है। देखो एग्जांपल देखो, the earth is round is known to all। अब ये एक तो ये पूरा बनता है यहाँ, एक ये बनता है, इसको हम पूरे के पूरे को क्या मान सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। यदि हम इससे अलग जाएंगे, इससे यदि थोड़ा अलग जाएंगे तो ये क्या हो सकता है, इसका देखो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है अंदर माने, तो ये भी क्या हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है। यदि हम इसको यहाँ पे नाउन क्लोज मानेंगे, यदि जनरली हम लेंगे इस सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, और ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसमें दो बार प्रेडिकेट आया। यदि हम पूरे सेंटेंस को साथ में लेंगे, क्लोज के रूप में लेंगे, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा नाउन क्लोज, अर्थात बोल सकते हैं क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में ये क्रिया है, फर्स्ट सेंटेंस की ये क्रिया है, इसके सब्जेक्ट के रूप में जिस कंजक्शन का यूज आएगा शुरुआत में उसको क्या बोला जाता है, ये होता है नाउन